हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स सब बढ़िया। और मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ विद्यार्थी आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हम अब बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। क्लास थोड़ी सी यहाँ पर डिले थी ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर्क के चक्कर में, ठीक है। बट वी विल ट्राई कि आपको जो कंटेंट है वो आपको रेगुलर बेस पे मिलता रहे, ठीक है। तो जितने भी एस्पिरेंट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड स्टे ट्यून विद द विद्यार्थी आईएएस टू क्रैक योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशंस। और आज के इस टॉपिक को हम बेसिकली बात करते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हमने बेसिकली देखा था। और वी कैन सी कि हमने कैसे दो टाइप से इसको बाइफरकेट किया है। एक था कंपनी रूल और दूसरा कौन सा था, दूसरा था आपका क्राउन रूल था। अगर हम बात करें फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टिल द 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड फ्रॉम द 1858 ऑफ द गुड गवर्नेंस एक्ट टिल द 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ कैसे चीजें काफी चेंज होती हैं, कैसे इंडियंस का पार्टिसिपेशन आफ्टर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 हमें धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है। पहले लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं, देन फिर एग्जीक्यूटिव के अंदर हम देखने के लिए मिलता है। तो आज हम यही बात करें कि जो आज हम संविधान देख रहे हैं किस तरीके से कौन कौन सी भूमिका रही है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो आज का टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये देखो, ये की पॉइंट्स हैं, ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने यूपी पीसीएस का या फिर यूपीएससी का अगर आपने एग्जाम देखा होगा तो आपने इस टाइमलाइन के हिसाब से चीजों को फिगर आउट किया होगा। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर एड ऑन करूँ, जस्ट वेट, थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। आपको पता है कि 1930 में हम क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, सॉरी 1929 में क्या आता है आपका पूर्ण स्वराज आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और कहां पर आता है ये, लाहौर सेशन के अंदर। कहां पर, लाहौर सेशन के अंदर आता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 1934 के अंदर फर्स्ट टाइम, क्लियर, फर्स्ट टाइम जो एम एन रॉय होते हैं वो बोलते हैं कि भाई एक ना हमारा एक आइडिया बेसिकली बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। इसी डिमांड को 1935 में आईएनसी क्या करती है, इंडियन कांग्रेस ऑफिशियल डिमांड करती है। क्या करती है, ऑफिशियल डिमांड करती है किस चीज की, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और आपको पता है इसी ऑफर को 1940 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपका ध्यान दीजिएगा। और अगर आप देखें यहीं पर बैकग्राउंड में, अगर आप एक चीज देखें, अब करते क्यों है ये आपको समझना होगा। आपको पता है कि यहीं अगर हम बात करते हैं बैकग्राउंड के अंदर, वेट फॉर सेक, कहां गया पेन, यस, एग्जैक्टली 1940 से 44 ये वो टाइम पीरियड है जहां पर वर्ल्ड वॉर टू चल रहा होता है, क्लियर। तो बैकग्राउंड में क्या था, वर्ल्ड वॉर टू था एंड इंडियंस का पार्टिसिपेशन चाहिए किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, यस और नो। तो ये पूरा सिनेरियो है जो आपसे पूछता है। और आपसे यूपीएससी ने भी एक और काफी बार आपको इस क्वेश्चन के ऊपर टाइमलाइन वे से पूछा कि आप इनको अरेंज करें, ठीक है। 1940 ब्रिटिश एक्सेप्ट करते हैं, इसी को हम अगस्त ऑफर बोल देते हैं आपका। फिर अगेन इन द 1942 आता है क्रिप्स मिशन। देन आपका इन द 1942 अगेन आता है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। देन 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा आता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो ये क्या है एग्जैक्टली पूरा टाइमलाइन है। तो इसी को यहां पर हम फॉलो करते स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कि इट वाज इन द 1934 that the idea of the constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer communist movement in India। और ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और आप देख सकते हैं एम एन रॉय द इंडियन रेवोल्यूशनरी हु फाउंडेड द मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी, ध्यान दीजिएगा। एंड किसने इसको फाउंड किया है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा का जो आइडिया है वो किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था, यस और दिया था, ठीक है, अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। इन द 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्लियर। अब अगर आप देखें जो कॉन्सेप्ट था डोमिनियन स्टेटस का, किसका, आपका जो हम बात करते हैं इसका आपका डोमिनियन स्टेटस का, वो आपका 28 तक था। इन द 1929 लाहौर सेशन के अंदर क्या आता है कि अब हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा।
क्या चाहिए हमें, लाहौर से क्या बोलते हैं इसको हम, कंप्लीट अब इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, अब पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1935 के अंदर जो आईएनसी है वो ऑफिशियली डिमांड रखती है किसके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो क्या करेगी, इस भारतीय संविधान को फ्रेम करेगी। ये ध्यान दीजिएगा, ये आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। और इस डिमांड को फाइनली जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, विच इज नोन एज द अगस्त ऑफर ऑफ द 1940। क्लियर। और ये जो आईएनसी की जो ऑफिशियल डिमांड होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसको ब्रिटिशर एक्सेप्ट करते हैं 1940 के अंदर, जिसको हम अगस्त ऑफर के नाम से हम जानते हैं। और क्यों करते हैं भाई, ये 5 साल गैप क्यों था, क्योंकि 1940 का वो टाइम है, बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इंडियन का पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है कहां पर, वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। जैसे हम सब जानते हैं 1914 टू 1918 वर्ल्ड वॉर 1 था, और यहां पर इंडियंस ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था, पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, जहां की इंडिया का कोई भी लेना देना था ही नहीं। क्लियर। ब्रिटिशर्स बैकग्राउंड बैकएंड पे थे और मेन फ्रंट पर इंडियंस लड़ रहे थे, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। सेम चीज को 1940 में अगर हम बात करते हैं, वही चीज को रिपीट करने का ट्राई ब्रिटिशर्स ने किया, और जो इस चीज में डोमिनियन रिगार्डिंग अगस्त ऑफर क्या हो जाता है आपका, फेल हो जाता है। ब्रिटिशर्स जो आईएनसी है बेसिकली इसको मानती ही नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां तक कोई डाउट, यस और नो बताइए आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं एग्जैक्टली जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आता है कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 1946 से, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी साथ साथ डिफरेंट और स्टेट पीएससी एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी पूछा गया है, ठीक है। चाहे आप सीएससी के बारे में बात करें, चाहे आप सीडीएस के बारे में बात करें, चाहे आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बात करें, सब में ये क्वेश्चन क्या है आपका, रिपीट है कि कौन से मिशन के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया था। तो कौन सा मिशन था, कैबिनेट मिशन था। कौन सा आपका कैबिनेट मिशन था, ये ध्यान दीजिएगा, ऑफ द 1946, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर, सेकंड पर आया वो है आपका कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द नवंबर 1946 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मल्टीपल टाइम क्या है आपका यूपीएससी में ये रिपीटेड भी है आपका। क्लियर। एग्जैक्टली कब आया था, कैबिनेट मिशन प्लान से आया था, ध्यान दीजिएगा। और जो संविधानिक सभा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका जो फॉर्मेशन है आपका कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, नवंबर 1946 में किया था, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभार डेट या फिर ऐसा पूछा कि भाई कब इसको फ्रेम किया था आपका, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूट के बारे में, तो एग्जैक्टली कब होता है आपका, होता है नवंबर 1946। क्लियर। और फर्स्ट मीटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आता है 9 दिसंबर 1946, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एक डेट और इंपॉर्टेंट से हम बोलते हैं 29 ऑफ अगस्त 1947, इस दिन ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन या फिर गठन कहते हैं, तो ये ध्यान, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 26 ऑफ नवंबर 1949, इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट करते हैं। और इसी दिन थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट भी हुआ था। एंड 26 ऑफ जैन, क्लियर, 1950 को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करते हैं, इसको कमेंस करते हैं, इसको इनफोर्स करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ मेन डेट हैं आपके जो एग्जाम में प्रीलिम्स में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, नवंबर 1946 के अंदर। फर्स्ट मीटिंग कब थी, 9 दिसंबर 1946। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन है आपका। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग और ड्राफ्ट को कंप्लीट किया जाता है। एंड 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंसमेंट किया जाता है। पॉइंट क्लियर, यस और नो, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389। यहां पर समझने, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन क्या पूछा प्रीलिम्स में, इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं, जस्ट वेट फॉर सेक, यस।
एक मिनट, ठीक है, ठीक है, क्लियर। कितना है आपका? 389 क्या है टोटल सीट है, और 389 को अगर हम बाइफरगेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 296 सीट कहां से थी आपकी, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। क्या बोलते हैं इसको हम? ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। एंड 93 सीट वो हो गई जिनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। अब ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में क्या अंतर है? जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा यूनाइटेड प्रोविंस के बारे में, जो आई डेट में यूपी है आपका, इंडिया का वो एरिया जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, क्लियर, बंगाल प्रेसिडेंसी। यहां पर कोई भी प्रिंस नहीं है, कोई भी रूलर नहीं है, यहां पर जो ब्रिटिशर्स है वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। फिर हम बात करते हैं द सेकंड वन, जिसे होता है प्रिंसली स्टेट। जैसे आपका संबलपुर हो गया, जैतपुर हो गया आपका, क्लियर, वो एरिया जो ब्रिटिशर्स के अंडर रूल हो रहे हैं, क्लियर। जैसे नवाब हैदराबाद हो गया आपका, जूनागढ़ हो गया आपका, कश्मीर हो गया, ये सब क्या है? प्रिंसली स्टेट है। तो 389 के अंदर 296 थे ब्रिटिश इंडिया से और 93 से प्रिंसली स्टेट से, ध्यान दीजिएगा। एंड जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, सबके इलेक्टेड मेंबर ही आए थे, प्रिंसली स्टेट से भी मेंबर आए थे, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। एंड ईच प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट इन केस ऑफ स्मॉल स्टेट वर अलॉटेड सीट इन देयर प्रपोर्शन टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नाउ क्लियर? तो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताइए यहां तक कहानी क्लियर है, और नो बताइए। क्लियर? अब देखिए इस मैप में और हम एक बार क्लैरिटी देख लेते हैं। जितना भी ये पिंक वाला एरिया है, ठीक है, जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर देख पा रहे हैं, आपका भावलपुर देख पा रहे हैं, राजपुताना देख पा रहे हैं, आमेर मेरवाड़ हो गया, राजस्थान हो गया आपका, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया आपका, क्लियर, गोवा हो गया, ईस्टर्न इंडिया हो गया आपका, खासी स्टेट हो गया, क्लियर, बलूचिस्तान हो गया आपका। ये क्या है? जितना भी पिंक एरिया है ये क्या है? आपका प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये मदर प्रेसिडेंसी है आपका, यूनाइटेड प्रोविंस है, ठीक है, ये पंजाब हो गया, ये सिंध हो गया आपका, ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, ये बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया आपका, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। ये जो येलो वाला कौन सा आपका? ये ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है। तो 293 अगेन कंसर्न हम बात कर लेते हैं, क्लियर। अगर आप एक चीज देखें कि 296 सीट कहां से थी आपकी, 296 सीट कहां से थी आपकी? ब्रिटिश इंडिया से थी। कहां से थी? ब्रिटिश इंडिया से, ध्यान दीजिएगा। एंड 93 सीट कहां से थी आपकी? प्रिंसली स्टेट से। कहा? प्रिंसली स्टेट से थी, ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ध्यान दीजिएगा। और पहला पॉइंट क्या दिया यहां पर? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन दिसंबर 9 1946, ये ध्यान दीजिए, क्लियर। डायरेक्ट आपसे डेट पूछता है यूपीएससी एग्जाम के अंदर कि एग्जैक्टली फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था इस असेंबली का और सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड की थी, क्लियर। ये क्वेश्चन भी बेसिकली पूछा गया कि क्या मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट मीटिंग के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था फर्स्ट मीटिंग को, ठीक है, और एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान को यहां पर डिमांड किया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया, और ये अपना जो रीजन है आपका ये इंडिया हो गया, क्या पाक जैसे इंडिया क्या है? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। क्या स्टेट है आपका? एक सेकुलर स्टेट है। क्या उसी हिसाब से पाकिस्तान भी एक सेकुलर स्टेट है? ऐसा और नो? अब क्वेश्चन ये है, बताइए, बताओ, क्या पाकिस्तान भी सेकुलर स्टेट है? यस और नो? तो जब भी हम बात करें, जैसे इंडिया में अगर आप एक चीज देखें, इंडिया में हिंदू क्या है? मेजोरिटी के अंदर है। किसमें है? बहुमत के अंदर है। मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए आपके, एंड बुद्धिज्म हो गए, क्लियर। ये छह क्या है? ये छह माइनॉरिटी है, और हिंदू क्या है? मेजोरिटी के अंदर है। बट पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान इज नॉट अ सेकुलर स्टेट, पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर।
और जब कभी भी किसी भी देश का फॉर्मेशन किसी रिलीजियस बेस पर हुआ है तो वो सेकुलर स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो जो फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसको मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया था, ये क्लियर है। ठीक है, एंड द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय ओनली 211 मेंबर एंड डॉक्टर सज्जनन सिन्हा द ओल्डेस्ट मेंबर was elected as a temporary president of assembly। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, शॉर्टेड। और आप देखिए सबसे पुराने कौन थे आपके यहाँ पर एज वाइज, क्लियर, उम्र के हिसाब से सबसे पुराने कौन थे आपके, सिन्हा साहब क्या थे, सबसे पुराने थे। और इनको एज अन टेम्परेरी प्रेसिडेंट तौर पे क्या कहते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है। और ये किस बेस के ऊपर है, ये पेरिस प्रिंसिपल के ऊपर है। ये ध्यान दिया कि वहां पर जब कभी पहली मीटिंग होती है जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ सदस्य होते हैं उनको एज अन टेम्परेरी प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। और लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, जो अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और यूपीएससी ने एक और स्टेटमेंट दिया है कि डॉक्टर आर प्रसाद, डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो आप में से कितने लोग सहमत हैं इस पॉइंट से? क्या दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट नियुक्त किया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, बट नियुक्त नहीं किया गया था आपका, इलेक्ट किया था। और थोड़ा सा टर्म्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटी के अंदर टर्म्स में ही गेम चेंज हो जाता है। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, बोथ जो आपके एससी मुखर्जी हैं एंड वीटी कृष्णमाचारी को इलेक्ट करते हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। और क्या इसको हम ये भी बोल सकते हैं इनडायरेक्टली वे के अंदर कि एट द इनिशियल टाइम इंडिया के दो वाइस प्रेसिडेंट थे, एक थे एससी मुखर्जी और दूसरे थे आपके वीटी कृष्णमाचारी, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, यस और नो? ठीक है, चलिए। और इन द अदर वर्ड द असेंबली हैड two vice presidents. The Constituent Assembly held its first meeting on 9 December 1946 and assembled in 14 August 1947 as the Sovereign Constituent Assembly for the Dominion of India। क्लियर, कब कह रहे हैं, बात कर रहे हैं आपका, तो 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है और 14 अगस्त 1947 के बाद को फिर से रीअसेंबल होती है और इंडिया उस टाइम एक सोवरेन स्टेट होता है। अच्छा, एग्जैक्टली अगर हम बात करें टर्म सोवरेन, सम प्रभु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आपका, सोवरेन का मतलब क्या है? जैसे हम बात करते हैं बिफोर 1947, क्लियर, एंड ये हो गया आपका आफ्टर 1947, ये क्या हो गया आपका, ये बिफोर हो गया आपका। ठीक है, अब कंसर्न क्या है बिफोर आफ्टर में, आपको पता है एट द इनिशियल टाइम बिफोर 1947 इंडिया अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए फ्री नहीं था। या फिर इसको हम और सिंपल भाषा में समझे, अगर इंडिया को कोई एक्सटर्नल कंट्री कंट्रोल कर रही है तो इंडिया सोवरेन स्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, 1947 के बाद जब इंडिया आजाद हो गया, इंडिया अपने इंटरनल मैटर को, आंतरिक मामले को इंडिया अपने एक्सटर्नल मैटर को, अपने दूसरे मैटर को फ्री करने की वजह से थी, फ्री थी। इंडिया को कोई भी एक्सटर्नल पावर कंट्रोल नहीं कर रही है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे हम अभी बात करते हैं, इंडिया, अगर इंडिया फ्री है कि इंडिया को किस कंट्री के साथ किस टाइप के रिलेशन रखने हैं, यस और नो, है नहीं आपका, इंडिया फ्री है प्रॉपर। तो क्या उस केस में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे क्या इंडिया मुझसे फ्री था? बिल्कुल फ्री नहीं था। क्लियर, बिल्कुल भी फ्री नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। था या नहीं था? बिल्कुल नहीं था। तो ये चीज है, तो इंडिया क्या था, इंडिया अब कैसा है आपका, सोवरेन स्टेट है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है पॉइंट, यस और नो? ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज होता है सही 5 दिन बाद। क्लियर, 9 दिसंबर 10 11 12 13, 4 दिन बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है आपका, जिसको हम उद्देश्य संकल्प बोलते हैं, प्रपोज होता है, मूव होता है कहां पर, फर्स्ट सेशन ऑफ असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946
इसको थोड़ा सा आप जरूर फोकस कीजिए। देखो मैं फिर लिख देता हूँ आपका, क्लियर। फर्स्ट मीटिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, होती है 9 दिसंबर 1946, क्लियर। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं, जो 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है आपका, होता है, क्लियर। इसको प्रपोज कौन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जी इसको प्रपोज करते हैं। और काफी डिबेट के बाद, काफी बहस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या करती है, इसको अडॉप्ट करती है, इसको अपना लेती है, क्या करती है, इसको अडॉप्ट कर, ध्यान दीजिएगा, जो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, प्रियम्बल बन जाता है। क्या हो जाता है आपका, प्रियम्बल बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। एंड प्रियम्बल क्या है एग्जैक्टली, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, इंडिया कैसा है आपका, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टेट है, इंडिया एक आपका सोशलिस्ट हो गया, ठीक है। इंडिया में कितने टाइप की लिबर्टी है, 5 लिबर्टी है, कितने टाइप की अगर हम बात करते हैं आपका फ्रीडम है आपका, कितने टाइप की अगर हम बात करते हैं जस्टिस है, ये सब कहाँ मेंशन है, प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है आपका। इसलिए एन के पालकल साहब ने इसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला है। और प्रियम्बल में हम बात करें, प्रियम्बल क्या आपका, ये ब्लू प्रिंट है, क्या है ये, ब्लू प्रिंट है किसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, किसका, ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ क्लियर। फिर हम बात करते हैं सर बी एन राव जो हैं, ये इनको अपॉइंट करते हैं एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली, ये ध्यान दीजिएगा। और ये भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्लियर, पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बी एन राव जी के बारे में हम बात करें। अच्छा, यहीं पर एक पॉइंट और समझना चाहिए आपको, जस्ट वेट, क्लियर। अगर आप देखें कि पहली बार जो असेंबली की डिमांड किसने की थी, करी थी बी एन राव ने, क्लियर। एम एन रॉय और बी एन रॉय में कंफ्यूज नहीं होना है। एम एन रॉय कौन थे, जिन्होंने पहली बार आइडिया दिया था कि भाई हमारा एक संवैधानिक सभा होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, कि जो बेसिकली बी एन रॉय हैं, इनको एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया जाता है, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ठीक है। और इनको इलेक्ट नहीं, इनको अपॉइंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये इसके ऊपर क्वेश्चन यूपी पीसीएस के अंदर आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिल चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्लियर। और फिर हम बात करें 26 नवंबर 1949 को, इसे थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट बोलते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिक्लेयर्ड एज पास, क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए, अगेन को लिख लेते हैं आपका, दिसंबर 9 1946 क्या है आपका, ये फर्स्ट मीटिंग है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। 13 दिसंबर 1946 अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है आपका, क्लियर। 29 ऑफ अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। 26 ऑफ नवंबर 1949, ये 47 है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, संविधान को अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। और इस दिन 395 आर्टिकल्स एंड विद 8 शेड्यूल के साथ इसको अडॉप्ट किया जाता है। एंड 26 ऑफ जनवरी 1950 को, 1950 को हम क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट, क्यों, इस दिन हमारा जो संविधान है वो इन्फोर्स हुआ था, कमिस हुआ था, कमिटमेंट किया गया था। नाउ क्लियर है और नो, ठीक है। तो 26 ऑफ जनवरी का कंसर्न क्या है, कि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, रिपब्लिक हुआ था आपका, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको तो आप कर पाएंगे। ये यूपीएससी क्वेश्चन है आपका, और ये सेम अगर हम बात करते हैं स्टेट पीएससी का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द असेंबली which ultimately became the preamble. The idea of preamble was borrowed from the Constitution of USA. The word socialist and secular were adopted by the 42nd Amendment Act of 1976, and the preamble incorporate the fundamental rights
of citizen of India. Choose the correct answer. Select the code given below. 1, 2 and 3. Option B दिया है 2, 3 and 4. C 1, 3 and 4. D दिया है 1, 2 and 4. Take your time and need the right answer in the comment section. अभी हमने बात करा कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया था नेहरू साहब ने, असेंबली ने उसको अडॉप्ट किया आफ्टर डिबेट, और अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, प्रियम्बल बन गया। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल और बॉर्डर फ्रॉम यूएसए, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। जो ये प्रियम्बल की अवधारणा है, जो आइडिया है, इसको हमने बोरो किया कहां से, यूएसए से, तो हम ऑप्शन सी को यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे। एंड हमें एक चीज पता है कि जो प्रियम्बल है वो क्या हुआ है, वंस अमेंड हुआ है। क्या हुआ आपका, वंस अमेंड हुआ, ध्यान दीजिएगा, किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1976 से, और 3 वर्ड को इंसर्ट किया गया। एक क्या है, एक तो है आपका सोशलिस्ट, दूसरा हम बात करें है आपका सेकुलर, और तीसरा है इंटीग्रिटी। ये ध्यान दीजिए, क्लियर, किससे, 42nd से हमने बात करते हैं, पर अडॉप्टेड बाय, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन 3 नहीं दिया ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा, क्लियर। एंड प्रियम्बल के अंदर फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई भी कंसर्न नहीं है, तो ऑप्शन बी 4 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। अगेन ये भी पार्ट है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में बात करते हैं। अब अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी ना तो अडॉप्ट होती है ना ही अपॉइंट होती है, क्या होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्ट होती है, ध्यान दीजिएगा। और ये मेन कंसर्न है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन पॉलिटिक्स के अंदर वर्ड्स का ही पूरा खेल है, ये ध्यान दीजिएगा। बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29th of August 1947, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान, कब इसको इलेक्ट करते हैं आपके, 29 अगस्त 1947 को, और असेंबली ही इलेक्ट करती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये ध्यान दीजिएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिपेयर होता है, ड्राफ्ट सर्कुलेट ऑन 21st of February 1948, एंड आउट ऑफ डिस्कशन आउटसाइड एंड इन द असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर 7 मेंबर थे अपार्ट फ्रॉम द चेयर, मतलब 1+7 की बॉडी थी। किसकी थी आपकी ये, 1+7 की बॉडी थी। एक क्या थे, एक चीफ थे, और क्या थे आपके अदर मेंबर थे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, और मेंबर थे डॉक्टर आपके अलादी कृष्ण सिंह अयंगर जो हैं आपके, डीपी खेतान, एम माधवन राव, और के एम मुंशी, एन गोपाला स्वामी अयंगर। टीटी कृष्ण कांग्रेस से थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला किससे थे, मुस्लिम लीग से थे, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। कौन कौन मेंबर थे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो यूपीएससी पूछ चुका है, ये ध्यान, क्लियर, कि कौन कौन मेंबर थे, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कब इलेक्ट हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर, कितने मेंबर थे, कौन प्रेसिडेंट था इसका, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं, तीसरा जो सब टॉपिक है वो है आपकी मेजर कमेटीज एंड माइनर कमेटी के चेयरमैन को होते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यूपीएससी डायरेक्ट 1 लाइनर में या फिर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को फ्रेम करता है, ध्यान दीजिएगा। और केवल 9-10 कमेटी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन कौन था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया सवाल है आपका। कमेटी रूल एंड प्रोसीजर कौन थे आपके, सरदार आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्लियर। फिर हम बात करते हैं हाउस ऑफ बिजनेस कमेटी, आपके के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आया हुआ है आपका, क्लियर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके जीवी मावलंकर। स्टेट कमेटी नेहरू जाप हो गए। फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी हो गया आपका, माइनॉरिटी सब कमेटी एस सी मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी, ध्यान दीजिए, जेबी कृपलानी। यहाँ पर क्या है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी ए ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया वल्लभ भाई पटेल साहब है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आप गोपीनाथ बारदोली, ये बेसिकली बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है आपका। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। कॉन्स्टिट्यूट कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये जो मार्क किए हैं ये वो कमेटीज हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा,
क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं इनेक्टमेंट के बारे में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंट्रोड्यूस द फाइनल ड्राफ्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली ऑन नवंबर 4 1948। क्लियर? और इसी को ही फर्स्ट रीडिंग भी कहा जाता है। आपका आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट रीडिंग को कब किया गया था, 4 नवंबर 1948। बट हालांकि ये बहुत रेयर टू रेयर केस क्वेश्चन आते हैं आपके। क्लियर? असेंबली ने जर्नल डिस्कशन किया 5 डेज तक टिल 9th ऑफ नवंबर 1948 एंड सेकेंड रीडिंग ऑफ ड्राफ्ट है वो 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक सेकेंड रीडिंग हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आपका थर्ड रीडिंग जो है बेसिकली वो नवंबर 14 1949 से लेके एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक मोशन को मूव करते हैं कॉन्स्टेंट सेटल बाय द असेंबली टू बी अ पास एंड द मोशन को डिक्लेयर कब करते हैं? आपका थर्ड एंड फाइनल रीडिंग जो होती है आपकी वो कब होती है? एंड वो 26 नवंबर 1949 के अंदर रिसीव द सिग्नेचर एंड मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंट इन द असेंबली। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और ये वाला पॉइंट भी एग्जाम में आया हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड आउट ऑफ 299 मेंबर ओनली 284 मेंबर्स आर प्रेजेंट ऑन द डे एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ये ध्यान दीजिएगा, 299 क्या थे टोटल स्ट्रेंथ थे असेंबली की और 284 ही क्या थे उस दिन प्रेजेंट थे, ये आपको पता होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949 contain the 395 article and a preamble or a schedule and the preamble was enacted after the entire constitution was already enacted। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप सभी ने कुछ चीज पढ़ी होंगी कि बेसिकली एक तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक तो पार्ट होता है। क्लियर? फिर आर्टिकल्स होते हैं, देन शेड्यूल होता है, ये ध्यान दीजिए। तीन चीजें क्या इंपॉर्टेंस, एनीवन? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एग्जैक्टली इन तीन चीज की रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करने के लिए बनाए गए थे पार्ट एंड आर्टिकल। जस्ट फॉर एग्जांपल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्या है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है किसके अंदर है? पार्ट 1 के अंदर है आपका, आर्टिकल 1 to 4 है। फिर हम बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में, क्या है? पार्ट 2 है। आर्टिकल अगर हम बात करें 5 से 11 हो गया। फिर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट के बारे में, किसमें है? पार्ट 3 के अंदर है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 हो गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी किसमें है? पार्ट 4 के अंदर है, 36 to 51 हो गया। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है, पार्ट 4A के अंदर है, आर्टिकल 51A है, ये ध्यान दीजिएगा आपका। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं चीजों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करने के लिए बनाए गए पार्ट एंड आर्टिकल। शेड्यूल से क्या काम है? जितना भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कौन सा आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो पार्ट और आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, वो सारे शेड्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? क्लियर? तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट जो सेशन होगा आपका उसके अंदर हम प्रिएम्बल, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिकली शेड्यूल्स को हम क्या करेंगे आपका कवर करेंगे। और वी विल ट्राई कि ये क्लास आपको एक या दिन 2 दिन के अंदर मिल जाए। क्लियर? तो विद्यार्थी आईएएस को स्टे ट्यून कीजिए। क्लियर? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा एंड स्टे ट्यून विद द विद्यार्थी आईएएस टू क्रैक योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को।